वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम लोग ने जो पढ़ लिया वो आपने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां से शुरुआत हम लोगों ने की। ब्रह्मांड कैसे बना होगा, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बाद यूनिवर्स के फॉर्मेशन में स्टार्स फॉर्म हो गए, स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स से कैसे हमारे प्लैनेट्स बने, कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, ये थ्योरीज हम लोग ने पढ़ी। डिफरेंट थ्योरीज आई जिसने ये बताया कि हाँ पृथ्वी कैसे बनी। फिर हम लोग ने जो है आपके पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है और उसकी पूरी फैमिली है वो किस तरह से जो है आपके काम कर रही है, या किस तरह से कितने उसके ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, और किस तरह से जो है पूरा स्ट्रक्चर सौर परिवार का बना हुआ है। सौर परिवार के अलावा भी कुछ चीजें जो कि आसपास के इर्द गिर्द की जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी हम लोग ने सोलर सिस्टम में पढ़ा। पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने के बाद जब थ्योरी आ गई, पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने के बाद जो है हम लोग ने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि पृथ्वी जब बन गई तो पृथ्वी जब गर्म गोले से जो है ठंडी हुई तो ठंडी होने पर कैसे पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल आया, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। फिर हम लोग ने पढ़ा कि कैसे जलमंडल आया, जल कैसे आया पूरी पृथ्वी पर। आज जो महासागर हम लोगों को दिखता है, इतना जल पृथ्वी पर मौजूद है, तो ये इतना जल आया कहां से, तो ये हम लोग ने पढ़ा जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो महाद्वीप और महासागर हैं वो कैसे बने, तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी सिद्धांत आए उन बातों को हम लोग ने पढ़ा। फिर इसके बाद पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का मूवमेंट पढ़ा। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट, जो कि पृथ्वी की सतह के आंतरिक भागों में होता है एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से, अंतर्जात बल की वजह से, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर जो है हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। और ये जो आपके एक तरह से मूवमेंट है, इस मूवमेंट की वजह से जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो इन्हीं चेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये जो आपका एक तो जो चेंजेस होते हैं, इसी का इफेक्ट जो होता है, तो इसी का प्रभाव जो है वो क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में। तो टॉपिक इसी से कंसर्निंग हो जाता है, भूकंप और जो है आपके ज्वालामुखी। लेकिन एंडोजेनेटिक फोर्स कैसे जनरेट हुआ या किस तरह से जनरेट हो रहा है ये भी हम लोग ने पढ़ा। तो मैग्मा, जैसे होम्स ने सिद्धांत दिया, होम्स के सिद्धांत को भी पढ़ा कि अंदर जो है वो पिघला हुआ पदार्थ है, पिघला हुआ पदार्थ जो डेवलप हुआ है वही जो है बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में जो है आपके बताया गया कि हाँ पदार्थ जो है हाई प्रेशर अंदर जनरेट हो जाता है बाहर निकलने की कोशिश में, क्योंकि अगर ठोस भाग द्रवी भाग में पिघलता है, सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, और वॉल्यूम में एक्सपेंशन होने की वजह से वो सतह पर बल लगाता है बाहर की तरफ, इसलिए बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। और यही जो पिघला हुआ जो है मटेरियल है ये फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर फ्लो करने की कोशिश करता है। अब जहां पे पदार्थ है अंदर तो जाएगा नहीं पृथ्वी के, क्योंकि अंदर तो और हाई प्रेशर है, तो इसलिए पृथ्वी की सतह के ऊपर भागने की कोशिश करता है। और यही जब बाहर की ओर निकलता है तो इसी का रूप, जो दो तरह का रूप है, अगर पदार्थ बाहर निकल आया पदार्थ के रूप में, मोल्टन मटेरियल के रूप में, तो उसको हम ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। लेकिन अगर पदार्थ बाहर की ओर उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है, और पदार्थ नहीं निकल रहा है, ऊर्जा निकल रही है, और ऊर्जा के निकलने से जो पृथ्वी की सतह है उसमें कंपन हो रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये रिजल्ट है इसके। लेकिन अब पृथ्वी के अंदर क्या है, ये कैसे स्टडी हुई, यही टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो आज टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के भीतर क्या है और पृथ्वी के भीतर की स्टडी कैसे की गई, वही हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वी है क्या, या पृथ्वी के जो आपके आंतरिक भाग के जो पार्ट हैं वो क्या हैं, या कितने पार्ट में पृथ्वी बटी हुई है, या वैज्ञानिकों ने किस आधार पर ये सारी चीजें कही हैं, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली चीज ये सब हाइपोथेसिस है। पहली चीज रिलेटिविटी की थ्योरी है। रिलेटिविटी का मतलब हम लोग रिलेशन जो है आपके बनाते हैं कि हाँ इतना दूर तक ये हो रहा है तो आगे भी ऐसा होगा, ये रिलेटिविटी की थ्योरी कहलाती है। तो कोई पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक गया नहीं है और ना ही कोई अंदर पहुंचा है, तो
हम लोग पृथ्वी की सतह पर जब अंदर की ओर जाते हैं तो अंदर की ओर जाकर के जो पृथ्वी की सतह होती है, ये भीतर की ओर जाने पर क्या होगा, तो ये कोई गया नहीं, बल्कि हम लोग ने इसी थ्योरीज पर जो है आपके रिलाई किया और उसी बेसिस पे हम लोग ने स्टडी करने की कोशिश किया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हुआ, क्या है और किस तरह से इसको जो है आपके पार्ट में बांटा जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो पहली चीज तो ये कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ के अंदर जो आपके केंद्र तक की बात है, ये केंद्र तक की बात को अगर हम लोग देखें तो कैसे स्टडी किया गया या किस तरह से स्टडी किया गया। जैसे पृथ्वी की टोटल त्रिज्या सतह से केंद्र तक ये माना जाती है 6371 किलोमीटर एवरेज में, जिसको आप 6400 किलोमीटर मान सकते हैं। इसका मतलब अगर आप पृथ्वी की सतह को खोदना शुरू करें और 6371 किलोमीटर खोद डालें, तब आप जाकर के पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेंगे। तो पृथ्वी का केंद्र जो है 6371 किलोमीटर ऑन एन एवरेज है, जिसको कभी कभी हम लोग 6400 किलोमीटर मान लेते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर आपके ऐसे मिलेगा राउंड ऑफ करके कि अप्रोक्सीमेट 64 किलोमीटर है। तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या मानी गई और ये त्रिज्या जो है और ये रेडियस जो होता है, ये एक तरह से डिफाइन करता है कि पृथ्वी के भीतर कितनी जगह है। तो इससे हमें वॉल्यूम का पता चलता है, आयतन का पता चलता है कि पृथ्वी का आयतन कितना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें त्रिज्या है जो है पता है और लगभग लगभग गोलाकार अवस्था में पृथ्वी है, तो गोले का आयतन हम निकाल सकते हैं, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम पृथ्वी का आयतन निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें, तो पृथ्वी का वॉल्यूम कैसे निकला? ये आपके त्रिज्या से निकला। फिर अब अंदर है क्या, कैसे स्टडी की गई? तो पृथ्वी की सतह से सिर्फ 8 किलोमीटर गहराई तक स्टडी अब तक हो पाई है, जो हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है। अब देखिए 6371 किलोमीटर गहराई है पूरे केंद्र तक, लेकिन मात्र अब मानव के हाथ में चाहे जितनी बड़ी हम लोग टेक्नोलॉजी रख लें, लेकिन अभी तक हम लोग 8 किलोमीटर गहराई तक ही मैक्सिमम पहुंचे हैं। और ये स्टडी साउथ अफ्रीका में हुई और रशिया में हुई, दो जगह पर ये की गई और मैक्सिमम 8 किलोमीटर गहराई तक के पोर्शन को जो है स्टडी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट फॉर्म में खोद करके, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो है आपके 8 किलोमीटर तक जो है आपके एक तरह से ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट फॉर्म में, बाकी सारी चीज इसके नीचे जो है अनुमान लगाया जाता है इस बेसिस पे कि अंदर की तरफ जाने पर अगर घनत्व बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, जिस रेट से बढ़ रही है उसी रेट से अंदर भी बढ़ रही होगी। अगर अंदर की तरफ जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो पृथ्वी के जो है आपके एक तरह से केंद्र तक पहुंचने तक टेम्परेचर इंक्रीज किस रेट से करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके एक तरह से रिलेटिविटी की रही। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से अगर डायरेक्ट फॉर्म में कहें तो सिर्फ 8 किलोमीटर तक की स्टडी की है। और इस 8 किलोमीटर तक की स्टडी को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, इसमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को हासिल नहीं हुई। हासिल क्या हुआ? हम लोग को दो तीन चीजें, एक तो पदार्थ के बारे में पता चला कि कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, कैसे इनका घनत्व बदलता है, डेंसिटी कैसे इसकी चेंज होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो पूरी पृथ्वी की जो आपके डेंसिटी है, घनत्व है, वो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन क्या यही घनत्व, यही डेंसिटी क्या पूरे पृथ्वी में है? नहीं। अगर हम पृथ्वी के ऊपरी स्ट्रक्चर को देखें, जो ऊपरी परत है, पतली सी परत है, फिर मध्यवर्ती भाग है, फिर केंद्र वाला भाग है, इन तीनों में घनत्व का अंतर आता है, डेंसिटी। ऊपर बहुत हल्के पदार्थ हैं, बहुत हल्के, हमारी एवरेज डेंसिटी से भी बहुत कम। तो ये अभी आप पढ़ेंगे 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक का जो है घनत्व रहता है, जबकि अंदर के भागों में अगर आप देखेंगे तो इससे जस्ट डबल जो है आपके एक तरह से 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आपके घनत्व रहता है केंद्र का। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, तो अंदर की तरफ जाने पर जो है एक तरह से ये कहा जाए
कि जो पदार्थ होता है ये घनत्व में बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं भार बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और भार बढ़ने से और जो है आपके जो आपके एक तरह से दाब है, प्रेशर है, प्रेशर के बढ़ने से जो है आपके एक तरह से घनत्व बढ़ता चला जाता है, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। इसलिए पृथ्वी के ऊपरी भागों में अगर देखा जाए तो हल्के पदार्थ पाए जाते हैं, लाइटर मटेरियल है। तो अगर हम खुदाई करें तो कुछ दूरी तक हमको बहुत हल्के पदार्थ मिलेंगे जिनका घनत्व कम है। भारी घनत्व वाले पदार्थ अंदर है, अंदर मिलते हैं। तो इसलिए भारी घनत्व वाले पदार्थ आपको बाद में मिलते हैं और बहुत अंदर नहीं मिलते। तो इसलिए अगर हम देखें तो मेनली जो आपके एक तरह से जो आपके यहां पर क्षेत्र पाया जाता है पृथ्वी के अंदर जाने पर, तो ये जो है आपके एक तरह से घनत्व में बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से ये देखा गया कि पृथ्वी की सतह से अगर अंदर की ओर आए, जो प्रत्यक्ष रूप से स्टडी हुई है, तो प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। इसके मतलब कि जैसे जैसे आप अंदर आएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करते करते वैज्ञानिकों का अनुमान क्या है, वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तापमान इसका 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इतना अधिक तापमान होना चाहिए। तो पृथ्वी का केंद्र जो है वो आपके 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर की ओर जाने पर प्रेशर में इंक्रीज होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर जो है आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। और एवरेज टेम्परेचर जो आपके दर है बढ़ने का वो है प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। तो प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। और अनुमान वैज्ञानिक ये लगाता है कि अंदर केंद्र का तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, लगभग इतना होना होगा। तो ये क्या है? ये अनुमान है वैज्ञानिकों का, और वैज्ञानिकों के इस अनुमान पर जो है आपके एक तरह से सभी सहमत हैं, सभी एक दूसरे से सहमत है कि लगभग लगभग इसी तरह की स्थिति होगी। तो क्योंकि हम लोग अंदर जान नहीं रहे हैं, ये सिर्फ क्या है, ये अनुमान है, हाइपोथेसिस है, और ये परिकल्पना है। तो इस परिकल्पना, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि हाँ पृथ्वी के केंद्र का तापमान इतना है। अब बात ये आती है कि इतने अधिक तापमान पर, इतना अधिक तापमान है, तो क्या पृथ्वी के अंदर इतने अधिक तापमान पर तो सारी चीजें पिघल जानी चाहिए, और जितने पदार्थ हैं हम लोगों के सबके घनत्व अगर आप देखें, मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें, गलनांक बिंदु, वो सब इसके कम ही पाए जाते हैं, इससे ज्यादा कोई किसी का गलनांक बिंदु नहीं है। तो जितने मेटल्स पाए जाते हैं सबका गलनांक बिंदु इससे कम है। इसके मतलब कि जितने पदार्थ होंगे अंदर सबको पिघल जाना चाहिए। लेकिन हम ये पाते हैं कि पृथ्वी का केंद्र ठोस है, पिघला नहीं है। तो अगर पिघला नहीं है तो उसका कारण क्या है, ये अभी हम लोग आंतरिक संरचना में पढ़ने जा रहे हैं। तो जबकि इतने अधिक तापमान पर टेम्परेचर जो है आपके एक तरह से पदार्थ जो होता है ये आपके एक तरह से पिघलना चाहिए, या केंद्र जो है पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, लेकिन पिघली हुई अवस्था में नहीं है। केंद्र जो है पूरी तरह से ठोस अवस्था में बना हुआ है। तो ये सारी चीजें स्टडी इसी आधार पर की गई, इसी तरह से की गई, और यहां पर जो है आपके देखा गया कि जो आपके एक तरह से टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ और या घनत्व में इंक्रीज हुआ, तो ये घनत्व जो है आपके एक तरह से बढ़ता चला जाता है। और पृथ्वी जो है अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा घनत्व, और सभी ग्रहों में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक घनत्व वाली पृथ्वी है, इसलिए डेंसेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो है प्लैनेट। और अगर कहा जाए सबसे कम घनत्व वाला तो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व है शनि ग्रह का, सैटर्न का। तो शनि ग्रह जो होता है, सैटर्न जो होता है, ये सबसे कम घनत्व वाला होता है, जिसका घनत्व कितना है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है आपके सबसे कम घनत्व होता है, जबकि सबसे ज्यादा घनत्व जो है आपके एक तरह से पृथ्वी का है। तो अर्थ जो है ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला है। तो ये अगर ये कहा जाए तो इसकी एवरेज जो डेंसिटी है, जो ये डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जो है आपकी डेंसिटी होती है, जो कि इस तरह से जो है मिलती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जितना भी आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्ट्रक्चर है उसको कैसे स्टडी किया गया, कौन कौन वैज्ञानिकों ने किया और किस तरह से आपके एक तरह से विचारधाराएं बनी। तो ढेर सारे वैज्ञानिक थे,
उन्होंने अपने अपने अनुसार सोचने का प्रयास किया और पृथ्वी के आंतरिक भाग को मैक्सिमम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। कुछ ही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2 पार्ट में भी बांटा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। एक मध्यवर्ती भाग, एक आंतरिक भाग और एक पृथ्वी के सतह के ऊपर पपड़ी, क्रस्ट जिसको कहा जाता है। तो ये जो आपके एक तरह से देख रहे हैं, ये 3 तरह से बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। अब वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग सोच रखी। कुछ वैज्ञानिक कुछ तरीके से सोच रहे थे, जिसलिए उन्होंने अपने 3 पार्ट को अपने हिसाब से एनालाइज किया और रिप्रेजेंट किया। दूसरे वैज्ञानिकों ने दूसरे आधार पर एनालिसिस किया और उसको रिप्रेजेंट किया। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अगर हम डिवीजन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि एक वर्गीकरण नहीं है। वर्गीकरण क्या है? अब पृथ्वी के केंद्र का नाम क्या है? कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से रखा। किसी ने घनत्व के आधार पर रखा, डेंसिटी के आधार पर, किसी ने जो है आपके पाई जाने वाले मटेरियल के आधार पर रखा, किसी ने कोई और आधार लेकर के रखा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो सबके अप्रोच अलग अलग है। इसलिए पृथ्वी के ऊपरी भाग, आंतरिक भाग, मध्यवर्ती भाग, ये सब जो है आपके अलग अलग नामकरण किया गया। इसीलिए इसके ढेर सारे वर्गीकरण हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। तो क्लासिफिकेशंस एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। जो भी वैज्ञानिकों की अलग अलग विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को हम लोग अलग अलग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये जो है आपके देखते हैं कि किस तरह का क्लासिफिकेशन है, या वर्गीकरण क्या है, या कितने तरह से वर्गीकरण किया गया, या किस प्रकार से हम लोग वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने से पहले अब ये समझें कि पृथ्वी के अंदर अभी हम लोग ने पढ़ा, घनत्व बदल रहा है, तापमान बदल रहा है, पदार्थ की मात्रा बदल रही है। तो अगर ये 3 चीजें बदल रही हैं, तो वैज्ञानिक किस आधार पर सोचेगा? तो वैज्ञानिकों का सोचने का आधार भी यही है। अब किस आधार पर स्टडी की गई वैज्ञानिकों ने? पृथ्वी के 8 किलोमीटर तो प्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन हम कह रहे हैं पृथ्वी के सतह से केंद्र तक की दूरी 6371 किलोमीटर है। तो इतनी अधिक दूरी, और जबकि हमने स्टडी तो बहुत कम किया है। तो अब यहां पर बात यह आती है कि जो हम लोग ने स्टडी किया है वो बहुत छोटा पोर्शन है पृथ्वी का, और हमें जो है आपके एक तरह से पूरा स्टडी करना है, वो एक तरह से बहुत बड़े पोर्शन की स्टडी करना है। तो वैज्ञानिकों को आधार क्या मिला? किस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी हुई? तो 2 सोर्सेस थे। 2 सोर्सेस क्या? 2 सोर्सेस थे। वो भी क्या है? वो भी मानव बाहर से टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं जान पाया, बल्कि जो है आपके कुछ ऐसी चीजें थी जो प्राकृतिक रूप से मौजूद थी। सिर्फ हम लोग ने प्राकृतिक रूप से मौजूद चीजों की स्टडी करी है, और स्टडी करके पाया कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पहला जो आपके आधार लिया गया वो क्या था? भूकंप, अर्थक्वेक। और दूसरा जो आधार लिया गया वो था ज्वालामुखी, वोल्केनोज। बस यही 2 प्राकृतिक ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर मानव जान सका कि हां एक्चुअल में पृथ्वी के अंदर क्या है। कैसे जाना होगा? ये कैसे आधार बना? जैसे ज्वालामुखी की बात करें हम, तो ज्वालामुखी में हमने आपको बताया क्या होता है। अंदर पिघला पदार्थ है, ज्यादा जो है आपके एक तरह से मटेरियल पिघल जाता है, बहुत हाई प्रेशर पे हो जाता है। हाई प्रेशर होने की वजह से पदार्थ भागता है हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, और सतह पर जाकर के सतह को फाड़ करके बाहर की ओर निकल जाता है। इस सतह को फाड़ करके बाहर की ओर निकल जाता है, और जो ये फाड़ करके बाहर की ओर निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये अवस्था क्या होती है? ये होती है आपकी वोल्केनोज की। अब अगर हम ये एनालिसिस कर लें कि पदार्थ कितनी गहराई से आ रहा है, अब फट करके जो निकला है बाहर, कौन सा पदार्थ आया, कौन सा मटेरियल इसमें ज्यादा है, कौन सा इसमें मेटल ज्यादा है, तो हमें यह पता चलेगा कि इतनी गहराई पर यह वाला मेटल मौजूद होगा पृथ्वी में। तो ये जो है आपके स्टडी की गई। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके स्टडी की है। जैसे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ये हो रहा है 30 किलोमीटर गहराई से, कोई दूसरा ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये हो रहा है आपके मान लीजिए 200 किलोमीटर गहराई से, एक तीसरा ज्वालामुखी उद्गार हुआ
और ये हो रहा है 40 किलोमीटर गहराई से, तो 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर गहराई वाला लगभग लगभग एक समतुल्य होगा। और देखा जाएगा, अब यहां पे स्टडी की गई तो पदार्थ जो मिले वही सिमिलर पदार्थ यहां मिल रहे हैं, जबकि ये पदार्थ जो 200 किलोमीटर गहराई से आ रहा है इसमें पदार्थ डिफरेंट है। तो ये पता लगता है कि इतनी किलोमीटर गहराई पर, 30 से 40 किलोमीटर गहराई पर ये पदार्थ होने चाहिए। तो स्टडी क्या है? स्टडी इस बेसिस पर हुई कि पृथ्वी के भीतर क्या मौजूद है। तो इसी आधार पर आपके वैज्ञानिकों ने अपने, जो कि अभी आएगा, अभी आप देखेंगे एक वैज्ञानिक ऐसे में जिन्होंने वैज्ञानिक जो आपके ज्वालामुखी को ही आधार बनाया। तो ज्वालामुखी जो है एक सोर्स था, और इस सोर्स से यह पता चला कि पृथ्वी के भीतर से जो पदार्थ आ रहा है यह पदार्थ बाहर की तरफ निकल रहा है, और अंदर बाहर की ओर निकलने वाला पदार्थ में कौन सा तत्व मौजूद है, एलिमेंट कौन सा मौजूद है। इसी आधार पर यह देखा गया कि इतनी किलोमीटर गहराई पर यह तत्व होना चाहिए, ये जो है पदार्थ होना चाहिए। तो इन पदार्थों की उपस्थिति इस तरह से आपके डिफाइंड की जाती है। तो अब जैसे आप कहते हैं कि कोई भी जो आपके कोई भी पदार्थ अगर है, ये किस जगह पे मौजूद है, कितनी गहराई पर मौजूद है या कहां पे, तो ये वोल्केनिक इरप्शन से पता चला। फिर दूसरा आधार अर्थक्वेक। अभी टॉपिक आने वाला है, आपके टॉपिक आएगा, इसी के जस्ट बाद टॉपिक होगा अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप भी नॉर्मल अवस्था है, आंतरिक जनित बल की वजह से होता है, एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से होता है, जिसमें अंदर से ऊर्जा बाहर की ओर आती है यांत्रिक तरंगों के रूप में, मैकेनिकल वेव्स। और ये मैकेनिकल वेव्स जब बाहर की तरफ आती हैं तो वही जो है आपके जो प्लेटें होती हैं, जो प्लेट आपने पढ़ा, उसी प्लेट को ऊर्जा मिलती है और प्लेट खिसकती है। और प्लेट जब खिसकती है तो इस प्लेट के खिसकने से कंपन होता है, अर्थात पृथ्वी की सतह हिलने लगती है। और पृथ्वी की सतह हिलने लगती है तो हम लोग कहते हैं भूकंप आ गया, जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया। तो ये क्या है? तो ये भूकंप की प्रक्रिया होती है, अर्थक्वेक की प्रक्रिया। तो अभी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब भूकंप की प्रक्रिया होगी तो उसमें 3 तरह की वेव्स निकलती हैं, पीएसएल वेव्स। जो पीएसएल वेव्स हैं ये क्या है या किस तरह की वेव्स होती है, यही हम लोगों को जानना है। जैसे पी वेव्स, इसको आधार लेकर के वैज्ञानिकों ने स्टडी किया। अभी आप पढ़ेंगे ऐसा क्यों, पी को ही क्यों लिया, क्योंकि पी तरंगे ऐसी तरंगे थी जो किसी भी माध्यम में रुकती नहीं है, वो हर माध्यम में, हर मीडियम में पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसलिए अगर एक जगह से कहीं से जाएंगे और दूसरी जगह निकलेंगी तो इससे ये पता चलेगा कि ये कितनी देर में पहुंच रही है यहां पे विपरीत एंड पे। अब टेक्नोलॉजी हम लोग की इतनी फास्ट है कि कहीं से अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई इस तरह की पी वेव्स जनरेट कर लें और जनरेट करके एक सतह से भेजें और दूसरा सतह जो अपोजिट साइड रहे जो अर्थ का, उस सतह पर आपके एक तरह से उसको देखा जाए कि हाँ कब कितनी देर में आ रही है। तो अगर जो है आपकी ये स्टडी हो जाए तो हमें ये पता चलेगा कि कितनी देर में ये आ रही है, तो टाइम पता चल गया। इसकी एवरेज स्पीड पता है, अगर स्पीड और टाइम पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और चाल गुणे समय से जब आपको पी तरंगों की गति पता है एवरेज, और आपको ये पता चल रहा है यहां से यहां कितनी देर में पहुंची, तो इससे दूरी निकल आएगा। और ये दूरी क्या होगी? पृथ्वी का व्यास, डायमीटर। यही बेसिस लिया गया आपके एक तरह से डायमीटर को निकालने का। डायमीटर इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये पता चला कि पृथ्वी का केंद्र कितनी दूर है पृथ्वी की सतह से। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पी तरंगे जो होती हैं ये घनत्व के बढ़ने और घटने से अपनी स्पीड में वेरिएशन करती हैं। तो पी तरंगों को अगर हम भेजेंगे और मॉनिटर पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम लोग कहीं पर भी कोई चीज भेजेंगे तो हम लोग जो है आपके एक तरह से देख सकते हैं मॉनिटर पे। तो अगर हम मॉनिटर पे देख रहे हैं और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि हाँ अगर ये तरंग नीचे अंदर जा रही है तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पर ज्यादा हो गई, कहीं पर कम हो गई, कहीं पर जो है आपके एक तरह से फास्ट हो गई, कहीं पर जो है आपके स्लो हो गई। तो ये पी तरंगों का वेरिएशन, या जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को उसने छोड़ दिया, डाइवर्ट हो गई या वापस लौट आई। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर हम कोई भी तरंग को भेजें, वेव्स को भेजें। और इस तरह की वेव्स अगर अंदर जा रही हैं तो क्या जो है आपके एक तरह से उनके अंदर चेंजेस आ रहा है और क्यों आ रहा है। अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह क्या है, इससे घनत्व के बारे में पता चला।
पी तरंगे जब आपके एक तरह से स्पीड वेरिएट करने लगी, स्पीड बदलने लगी, कहीं पर ज्यादा स्पीड होने लगी, कहीं पर कम स्पीड होने लगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, तब हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि अब जो है पृथ्वी की सतह पर जो है एक तरह से भूकंप जो है आपके जो आ रहा है, ज्वालामुखी जो आ रहा है, उसका आंतरिक जनित बल कारण है। और पृथ्वी की सतह पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अंतर्जात बल की वजह से, और पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो जानकारी है ये पी तरंगे बहुत हद तक दे सकती हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने आधार बनाया पी तरंगों को और ये जानने की कोशिश करी कि अंदर पदार्थ किस घनत्व का कहां पर होगा, कौन कौन सा पदार्थ कहां है, वो ज्वालामुखी उद्गार से पता चला। लेकिन कितने घनत्व वाला पदार्थ कहां पर स्थित है, तो वो जो है आपके एक तरह से पी तरंगों की गति से पता चला कि गति का वेरिएशन हुआ, और जैसे ही गति का वेरिएशन होता है वैसे ही जो है आपके ये चीज देखने को मिलता है। तो अब यहां पर देखिए ये स्टडीज कैसे हैं, कैसे हम लोग ने क्लासिफाई किया इसको और किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है इसे कहा जाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो होता है वो ये है कि आज के युग में जितनी चीज हम टेक्नोलॉजी जान रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी से जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वही जो है आपके मॉडर्न जो है आपके टेक्नोलॉजी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जितना भी आपके एक तरह से जो स्टडी है वो स्टडी क्या है, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में रूपरेखा देख लेते हैं। वजह क्या है, जो वैज्ञानिक हुए अब तक मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक आदमी का काम नहीं है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे ए.जे. अबॉट थे, ए.पी. गेल्सथॉर्प थे, फिर एम.जे. ब्रैडशॉ थे, फिर ए. मोहरोविकिक थे, फिर इसी तरह से विशार्ड थे और गुटेनबर्ग थे। ये सब वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह पर शोध किया है। इनकी जो इन्होंने थीसिस बनाई है, जो इन्होंने रिजल्ट बनाया है, रिपोर्ट बनाई है अपने जो है आपके एक तरह से रिसर्च करके, तो इन्होंने उन रिसर्च को, उन्हीं सारे रिसर्च को एक साथ मिला करके मॉडर्न क्लासिफिकेशन बन गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, मॉडर्न युग में या आज के युग में हम पृथ्वी के विषय में क्या जानते हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो जानी गई चीज है वो इसके बारे में पता चलती है। तो ये चीजें बताई जाती हैं इसके द्वारा। तो अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल करके आती है वो क्या निकल करके आती है, वो कि इन सतहों के बारे में किस तरह से पता चला। जैसे अगर आप देखेंगे तो एबॉट, गेल्सथॉर्प और ब्रैडशॉ ये तीन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेनली स्टडी किया है पृथ्वी की ऊपरी सतह के बारे में। अपर सरफेस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता चली है वो ज्यादातर ये वैज्ञानिक जो हुए हैं इन्होंने जो है आपके बताया है। जो मोहरोविकिक थे, मोहरोविकिक ने भी ऊपरी भाग का अध्ययन किया है और मध्यवर्ती भाग का अध्ययन किया है, और इन्होंने वेरिएशन भी बताया है कि कैसे दोनों जगह पर वेरिएशन हो रहा है या दोनों जगह कहां किस आधार पर अलग है, उस बेसिस को देखा गया। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से अगर देखें तो यहां पर मोहरोविकिक का जो है काम आपके मध्यवर्ती भाग में है। तो मध्यवर्ती भाग के इंफॉर्मेशन जो है, मीडियम पार्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा किसने देने की कोशिश करी, ये आपके एक तरह से मोहरोविकिक ने। और गुटेनबर्ग और विशार्ड जो है, ये लोग जो है विशार्ड और गुटेनबर्ग ने क्या किया, इन्होंने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग और आंतरिक भाग में क्या फर्क है। आंतरिक भाग के बारे में इन्होंने स्टडी की, तो वेरिएशन इन्होंने बताया, और इन्होंने भी वही चीज किया कि मध्यवर्ती भाग और आंतरिक भाग में क्या वेरिएशन दिख रहा है या किस तरह से आपके अलगाव दिख रहा है। तो ये अलगाव कौन नोटिस कर रहा है, ये किस बेसिस पे किया जा रहा है, वो इन्हीं जो है आपके तापमान पर, घनत्व के आधार पर, पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर, पी तरंगों की गति के वेरिएशन के आधार पर। तो यही सब जो है आपके आधार हुए जिसके आधार पर इन वैज्ञानिकों ने अलग अलग पार्ट का अध्ययन किया है। तो अब ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पृथ्वी को हम इस तरह से कैसे बना रहे हैं या किस तरह से बनाते हैं। तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं या किस तरह से पढ़ा जाता है। तो पृथ्वी किस तरह से जो है आपके अंदर से बांटी गई है या किस तरह से जो है इसका डिवीजन किया गया है, यही चीज जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या या कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, अब देखिए यहां से हम लोग की पढ़ाई शुरू होती है।
पृथ्वी की स्ट्रक्चर को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ऐसा बांट लो, ये अर्थ है। पृथ्वी जो है 3 भागों की मिलकर के बनी है। ये भाग क्या है? ये सबसे ऊपरी भाग है, अपर मोस्ट पार्ट। ये क्या है? मध्यवर्ती भाग है। और ये वाला पार्ट क्या है? अंदर का भाग है, इंटीरियर पार्ट। तो अगर हमें पूरी पृथ्वी को स्टडी करना है तो क्या हमें पृथ्वी हर बार ऐसे बनानी पड़ेगी? नहीं, हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब ऐसे बनाएंगे। अगर ये पोर्शन काट करके निकाल दें, तो अगर हम काट के निकाल देंगे तो पृथ्वी हम ऐसे बनाएंगे। तो डायग्राम इसलिए आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू में मिलता है। क्रॉस सेक्शनल व्यू के मतलब क्या होता है? जो सेक्शन होता है क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये होता है कि जब हम कोई भी चीज काट के निकालेंगे तो हमें केंद्र तक की चीज के बारे में पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब लोग तरबूज बेचते हैं, तरबूज का सीजन आता है, तो आप देखेंगे, देखा होगा आपने कि तरबूज जो है आपके एक तरह से बिक रहा है, और तरबूज वाले क्या करते हैं, बीच में एक फाक अंदर तक काटे रहते हैं और उसको बाहर निकाल के रखे रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि तरबूज अंदर, पूरा तरबूज कटा नहीं होता, पूरा तरबूज ऐसे रह जाता है, लेकिन एक बीच में चौड़ी सी ऐसे फाक काट करके और उन्होंने बाहर निकाल करके रखा हुआ है, ये दिखाने के लिए कि तरबूज कितना लाल है या कितना जो है रेड कलर का है। तो ये जो है एक तरह से ये कट करके निकाल करके दिखाने के लिए अंदर क्या है। तो बिना पृथ्वी को काटे हुए पृथ्वी के अंदर क्या है, अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बनेगा। और पृथ्वी की ये जो ऊपरी सतह है वो ऐसे बनेगी, ये दिखाई पड़ेगी। पृथ्वी का जो मध्यवर्ती भाग है वो पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग यहां दिखाई पड़ेगा, और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, केंद्र वाला भाग, वो ये दिखाई पड़ेगा। और ये है पृथ्वी का केंद्र, तो ये पृथ्वी का केंद्र दिखाई पड़ेगा। ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी का केंद्र है। इसलिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ऐसा बनता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। हमें पूरी पृथ्वी नहीं बनानी पड़ती, हमें सिर्फ इतना टुकड़ा बनाना पड़ता है, और इसी टुकड़े से हम लोग जान जाते हैं ये पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये मध्यवर्ती भाग, और ये जो है आपके आंतरिक भाग। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हो जाता है। इसका मतलब हमने ये फाक काटी, और फाक काट करके अगर हमने बाहर निकाल के रख दिया तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। इससे हमें पृथ्वी की बाहरी भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी की सतह, इन सब के बारे में अध्ययन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डायग्राम क्या बनाते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं। तो अब देखिए जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो क्रॉस सेक्शनल व्यू में है। यहां पे अगर आप देखें, ये क्या है, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह और पृथ्वी का केंद्र जो है आपके इस तरह से डिफाइन किया गया। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो बेसिकली जो इसके 3 पार्ट बताए गए, ये इसका पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, भूपर्पट्टी, क्रस्ट जिसको कहा गया, और ये 100 से 200 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। 100 से 200 वेरिएशन क्यों है, कोई फिक्स तो गहराई है नहीं, हर वैज्ञानिकों ने अपने अनुमान अलग अलग बताए हैं। तो कुछ 100 किलोमीटर ही मानते हैं, कुछ 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, और कोई फिक्स नहीं है। एक जगह पे अगर 100 किलोमीटर है तो दूसरी जगह 100 ही किलोमीटर होगा, ऐसा नहीं है। ये पत्थर कहां तक ऐसे पाए जा रहे हैं, तो कहीं 100 किलोमीटर तक गहराई तक पाए जा रहे हैं, कहीं वही पत्थर जो है या वही परिस्थिति जो है आपके हो सकता है 150 किलोमीटर तक विद्यमान हो, कहीं 200 किलोमीटर तक विद्यमान हो। तो इसलिए कोई फिक्स गहराई नहीं है, अनुमानित गहराई है। इसीलिए 100 से 200 किलोमीटर गहराई तक इसको माना जाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, भूपर्पट्टी। हिंदी में क्या कह रहे हैं, भूपर्पट्टी, क्रस्ट। तो क्रस्ट या भूपर्पट्टी का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऊपरी सतह पर जो आपके पपड़ी है, पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ऊपर पपड़ी पड़ गई और एक पतली सी पपड़ी पड़ी हुई है, और ये पतली सी पपड़ी जो है ये सिर्फ जो है आपके 200 किलोमीटर गहराई तक की है। देखने में तो 200 किलोमीटर बहुत गहरा है। 200 किलोमीटर आप गहराई में जाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप इलाहाबाद से चल रहे हैं, तो इलाहाबाद से मान लीजिए आप जा रहे हैं लखनऊ 200 किलोमीटर, या इलाहाबाद से जा रहे हैं आप कानपुर 200 किलोमीटर। तो ये इलाहाबाद से लेकर के कानपुर तक या लखनऊ तक खोदते चले जाइए, इतनी गहराई, ये 200 किलोमीटर। और ये 200 किलोमीटर क्या है, मात्र पपड़ी के रूप में है, पतली सी पपड़ी है। किसके कंपैरिजन में, पूरी पृथ्वी के कंपैरिजन। आप समझ लीजिए कि पृथ्वी कितनी गहराई पर, 6371 किलोमीटर गहराई तक स्थित है। तो 6371 किलोमीटर गहराई तक जो है आपके केंद्र तक, इसका केंद्र जो है ये आपके 6371 किलोमीटर है।
6371 किलोमीटर गहराई तक स्थित है और पृथ्वी का ऊपरी सतह नगण्य मात्र है, नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल है, न के बराबर, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं पृथ्वी का ऊपरी भाग, इसको भूपर पट्टी, क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती भाग ये है प्रवार, मैंटल इसको कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसको मैंटल कहेंगे। तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये क्रस्ट है, फिर मध्यवर्ती भाग ये आपका मेंटल का पोर्शन हो जाता है, जो मेंटल है, और उसके बाद जो सबसे गहराई में पोर्शन होता है ये आपका माना जाता है क्रोड। ये क्रोड है जो कि कोर के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। तो हिंदी में क्रोड और इंग्लिश में कोर इसको बोलते हैं। तो इंग्लिश में ऊपर वाले मान को क्या कहेंगे, ऊपर वाले भाग को कहेंगे क्रस्ट, हिंदी में कहेंगे भूपरपट्टी या भूपटल भी कहते हैं, भूपटल या भूपरपट्टी। मध्यवर्ती भाग को कहा जाता है मैंटल, मैंटल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रवार। इसी तरह से आंतरिक भाग को, सबसे आंतरिक भाग ये क्रोड के नाम से हिंदी में जाना जाता है, इंग्लिश में कोर। तो ये आपके एक तरह से वर्गीकरण किया गया, जो कि इस तरह से देखा गया। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर, अब इस सतह में क्या फर्क था। सबसे पहली चीज जो है आपके घनत्व का फर्क। ऊपरी भागों में पाए जाने वाला घनत्व एक जैसे पदार्थ का था और औसतन घनत्व कितना है, डेंसिटी है 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। जो पृथ्वी के औसत घनत्व कितना था 5.52, तो 5.52 ग्राम से कम है। इसके बाद इस भाग का औसत घनत्व से कम जो भारी पदार्थ होते हैं, वो एक तरह से हल्के पदार्थ होते हैं, वो ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे। तो ये जो है 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का जो है आपके ये पाया जाता है। अब मध्यवर्ती भाग को अगर हम देख लें, मीडियम पार्ट को, इसका घनत्व अगर हम देखेंगे तो ये घनत्व क्या है 4.6 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है आपके ये घनत्व है, जो कि डेंसिटी है, जो कि आपके 4.6 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो अभी भी औसत पृथ्वी की औसत घनत्व 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है। तो इस मध्यवर्ती भाग का भी औसत घनत्व से कम घनत्व होता है, लेकिन अंदर के पार्ट का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसीलिए ओवरऑल 5.52 निकल करके आता है। अंदर वाले पार्ट का घनत्व आप देखेंगे 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो घनत्व में ये वेरिएशन देखा गया आपके इन तीन पार्ट में। फिर ऊपर के भाग को अगर आप देखेंगे जो 200 किलोमीटर, इसका आयतन नगण्य है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम, 0.5%, आधा परसेंट। अब आप समझ ले पूरे पृथ्वी का आयतन का आधा परसेंट सिर्फ क्रस्ट में है, बाकी 99.5% अंदर है। तो आधा परसेंट, सिर्फ 0.5% जो है सिर्फ आयतन पूरी पृथ्वी का कवर करता है। तो जबकि सबसे ज्यादा घनत्व जो है आपके 83%, ये होता है 83%, जो कि आपके मध्यवर्ती भाग का होता है। मध्यवर्ती भाग सबसे ज्यादा घनत्व में, सबसे ज्यादा आयतन में जो है मौजूद है। तो इसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो 0.5%, और इसका जो है 83% होता है। जबकि गहरे वाले भाग का अगर आप देखेंगे, अंदर के भाग का, तो ये जो है आपके आयतन है ये 16.5% है, 16.5%। तो 83% सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से आयतन मध्यवर्ती भाग का है। तो अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये सब रटना नहीं है, ये सब फैक्ट्स याद नहीं करना है। क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि निम्न में से किस भाग का आयतन सबसे ज्यादा है। ये नहीं पूछा जाएगा आयतन कितना है, 83% आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये तो आप ऐसे ही सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ें। ये जितनी चीजें हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कोई फैक्ट नहीं याद करना, समय मत बर्बाद करिएगा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कभी कोई फैक्ट नहीं पूछा जाता। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और आपसे कभी कोई आंकड़ा नहीं पूछा जाता, ईयर नहीं पूछा जाता, कोई किसी नदी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई, कुछ नहीं पूछा जाता। ये सब आंकड़े सिर्फ समझने के लिए होते हैं, याद करने के लिए नहीं होते। और याद करेंगे तो अपने आप अपना समय आप बर्बाद करेंगे। तो इंफॉर्मेशन, डेटा जो है, ये डेटा कभी नहीं पूछे जाते किसी एग्जाम में। कोई क्वेश्चन कभी नहीं देखेंगे आप, तो किसी भी एग्जाम में कोई डेटा नहीं आता। ये डेटा सिर्फ आपके पढ़ने के लिए होता है, समझने के लिए होता है। क्या चीजें अभी हम लोग डेटा के आधार पर पढ़ रहे हैं, फिर अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने ये देखा कि जो आयतन है ये सबसे ज्यादा भाग मध्यवर्ती भाग का जो 83% है, अंदर वाले भाग का 16.5% है, ऊपर वाले भाग का आधा परसेंट है, 0.5%।
अब अगर हम द्रव्यमान की बात करें, मास, तो क्योंकि इस ऊपरी भाग का आयतन देखिए बहुत कम है, आधा %, और घनत्व तो औसत से भी बहुत कम है। औसत घनत्व जो पृथ्वी का 5.52 है उससे कहीं ज्यादा कम है, दोनों कम है। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे, अगर कोई वैल्यू 1 से कम होती है और उससे अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू और कम हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट में है। 0.5 से अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आधी हो जाएगी वो। तो अब आप देख रहे हैं कि घनत्व के साथ जो आपके आयतन है, ये आयतन जो है एक तरह से, जिसे अगर हम बात करें जो है द्रव्यमान की, द्रव्यमान को अगर हम लोग निकालेंगे तो द्रव्यमान किस तरह से निकलेगा या किस तरह से जो है आपके निकल सकता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और छोटी वैल्यू हो जाएगी और % कम हो जाएगा। इतना % कम हो जाता है कि नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल। इसका मतलब कि जो भूपर पट्टी ऊपरी भाग है ये नेग्लिजिबल है। तो ये क्या है, ये एक तरह से नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, और इसमें ना के बराबर जो है आपके एक तरह से द्रव्यमान मौजूद है पूरी पृथ्वी का। पूरी पृथ्वी की तुलना में अगर इस भाग का द्रव्यमान देखें तो नगण्य है, नेग्लिजिबल है। जबकि मध्यवर्ती भाग में 68% द्रव्यमान स्थित है, 68% जो है आपके द्रव्यमान, मास पाया जाता है। द्रव्यमान मतलब मास। उसी तरह से 32% शेष द्रव्यमान जो है, मास, वो आपके आंतरिक भाग में है। मास क्या है? मेटल, मटीरियल। तो क्वांटिटी ऑफ मटीरियल इज नोन एज मास। तो मास जो है ये आपके यहां पर 32% आंतरिक भाग में, जबकि मध्यवर्ती भाग में 68% जो है आपके यहां पर पाया जाता है। तो अब जैसे आपके ये पोर्शन हुआ जिसको आपके डिवाइड किया, अब बात यह है कि कैसे डिवीजन हुआ। डिवीजन ये हुआ कि देखा गया कि जब पी तरंगे चली आ रही हैं, और पी तरंगे जो हैं, पी तरंगे अब चली आ रही हैं अंदर, अब जैसे ही यहां पहुंची एकदम से वेरिएशन आने लगा, पी तरंगों गति बदल गई, डायरेक्शन बदल गया। तो ये पता चला कि यहां के बाद यहां पर पदार्थ अलग जो है, अलग तरीके के हैं। इसका मतलब चट्टानें बिल्कुल डिफरेंट है। यहां की चट्टान, यहां की रॉक्स और यहां के रॉक्स में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए आपके ये चीजें देखी गई, और ये जो है आपके एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके निकल करके आई वो ये था कि ये जो पूरा क्षेत्र था आपके देखा गया कि यहां से इसका अलगाव, और ये अलगाव किसने देखा? ये अलगाव देखा था मोहरोविकिक ने। मोहरोविकिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, ये देखा कि भूपर पट्टी और मैंटल ये दोनों डिफरेंट हैं, और इसलिए इन्होंने ये पूरा डिवीजन दिया। ये जो पूरा विभाजन किया है, ये विभाजन कहां पर हुआ है? ये किया गया है आपके 100 से 200 किलोमीटर गहराई पे, और इसके ऊपर और इसके नीचे बताया गया है कि दो अलग अलग पोर्शन है, और यहां पर आकर के सारे संबंध टूट जाते हैं, सारी रिलेटिविटी टूट जाती है। तो यहां पर मोहरोविकिक ने जितनी भी स्टडी करी, यहां आके ब्रेक हो रही थी। इसीलिए इस पोर्शन को नाम क्या दे दिया गया? इसे कहा जाता है मोह असंबद्धता, मोह डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि चीजें डिस्कंटिन्यूअस हो गई। जैसे एक निश्चित दर से तापमान बढ़ रहा था, एकदम से आए तो देखा कि इतनी गहराई पर आकर के एकदम से वेरिएशन हो गया। पदार्थ जो था, आपके मटेरियल जो था, डेंसिटी एक निश्चित दर से बढ़ रही थी, लेकिन एकदम से आए यहां पर चेंज पाया। तो इन्होंने ये देखा कि ये वेरिएशन क्यों हो रहा है। वेरिएशन इसलिए हो रहा है कि इतनी गहराई पर के बाद दूसरी चट्टानें हैं, दूसरी तरह की चट्टानें। इसलिए इस विभाजन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता। क्यों? क्योंकि मोहरोविकिक नामक वैज्ञानिक के नाम पे आधारित है, मोह संबद्धता, मोह डिस्कंटिन्यूटी। तो ये आपके इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई पर एक और विभाजन हुआ। वो किसने किया? गुटेनबर्ग और विशार्ट ने। तो विशार्ट और गुटेनबर्ग ने किया। विशार्ट और गुटेनबर्ग ने क्या किया? उन्होंने ये बताया कि इतनी गहराई पर आकर के जो है आपके गुटेनबर्ग और क्षमता ने गहराई पर आकर के 2900 किलोमीटर गहराई के बाद बहुत घनत्व वाली चट्टानें शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा घनत्व है, इसलिए यहां का घनत्व और यहां का घनत्व मैच नहीं करता। यहां पे इन्होंने डेंसिटी के आधार पर बताया, यहां से बिल्कुल डेंसिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए मेनली क्या कहा, यहां पर यह चीज देखा गया। और मोहरोविकिक ने क्या देखा था? मोहरोविकिक ने यह देखा था कि यह पिघला हुआ क्षेत्र है और निचले भाग में थोड़ा बहुत पिघला है, इसलिए यहां से पिघलाव खत्म होने लगता है। तो यहां तक पिघला हुआ क्षेत्र है, इसलिए वेरिएशन दिख रहा था। तो वेरिएशन जो है आपके यहां पर दिखा। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जिसको कहा जाता है, तो ये क्या है? ये मेंटल को
क्रोड से अलग करती है। तो मैंटल और क्रोड का भाग यहां से अलग हो जाता है, जो कि गुटेनबर्ग असमानता से होता है। तो अब जो है आपके, एक तो ये था, दूसरी चीज ये थी कि वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि भूपर पट्टी एक तरह की नहीं है, अलग अलग है। ऊपर देखा कि क्षारीय चट्टानें ज्यादा है, बेसिक रॉक्स ज्यादा है, और यहां पर अम्लीय चट्टानें ज्यादा है। तो अम्लीयता और क्षारीयता किस आधार पर देखा जाता है? यह देखा जाता है सिलिका के आधार पर। तो सिलिका की मात्रा अगर 45% से ज्यादा कहीं पर पाई जाएगी तो वो अम्लीय चट्टान हो जाती है, बाकी अगर नहीं है तो वो क्षारीय चट्टान होती है। तो ये देखा गया कि जैसे से अंदर की तरफ चलते चले गए, यहां पे सिलिका का अलगाव होने लगा, डिफरेंस आने लगा। तो सिलिका के बेसिस पर जो है आपके बेसिक और एसिडिक रॉक्स को अलग किया जाता है। ऊपरी भाग में पाया गया बेसिक रॉक्स, और अंदर के भाग में पाया गया जो है आपके एक तरह से जिसको कहा गया तो वो जो है अम्लीय चट्टानें थी, एसिडिक रॉक्स थे। इसी आधार पर अगर हम लोग देखें तो मेनली ये जो क्षेत्र है इसे दो भाग में बांट दिया गया। इसके मतलब जो भूपर पट्टी है, क्रस्ट है, ये दो पार्ट में बढ़ गया 30 किलोमीटर गहराई पर। तो इस 0 से 30 किलोमीटर तक ऊपरी भूपर पट्टी कहा जाता है, अपर क्रस्ट ये पार्ट हो जाता है, और निचली भूपर पट्टी ये लोअर क्रस्ट हो जाता है, जो आपके 30 से 200 किलोमीटर गहराई तक माना जाएगा। उसी तरह से वैज्ञानिकों ने देखा कि मेंटल भी एक तरह का नहीं है, ऊपर अलग और नीचे अलग प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से 700 किलोमीटर गहराई पर इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया गया। अर्थात मेंटल को भी दो पार्ट में बांट दिया गया, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। इसके मतलब ऊपरी क्रोड, ऊपरी प्रवार, निचली प्रवार, जिसको कहा गया अपर मेंटल और लोअर मेंटल। यही काम एकदम क्रोड में किया गया। क्रोड में यह देखा गया कि ऊपरी भाग और निचले भाग में क्या फर्क है। ये पूरे भाग में घनत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन ऊपरी भाग की तुलना में केंद्र वाला भाग बहुत ज्यादा घनत्व का है। इसीलिए, और यह अलगाव कहां पे देखा गया? 5150 किलोमीटर गहराई पर। तो ये 5150 किलोमीटर गहराई पर ये जो आपके देखा गया गुटेनबर्ग और विशार्ट के द्वारा कि यहां पर आकर के ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड से अलग हो जाती है। इसलिए जो प्रवार है, जो भूपर पट्टी है, क्रस्ट, ये दो भाग में बटी है, मैंटल दो भाग में बटी है, क्रोड दो भाग में बटा है। तो क्रस्ट दो भाग में बटा है, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल भी दो पार्ट में बटा है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। क्रोड भी दो भाग में बटा है, अपर कोर, लोअर कोर। अब देखिए जो क्वेश्चन आते हैं, अब ये तो चीज हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने जब स्टडी करी, पृथ्वी के अंदर जब गए तो उन्होंने देखा कि 20-30 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर तक तो असादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन जैसे ही 20-30 किलोमीटर के अंदर चलते हैं तो ऐसी चट्टानें हैं जहां पे रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो 20-30 किलोमीटर से लेकर के 100 से 200 किलोमीटर गहराई के बीच में ये जो पूरा पोर्शन है, यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमने आपको बताया था कौन होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ, जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें हर वक्त निकलती रहती है, डिसइंटीग्रेट होती रहती है। तो अगर किसी पदार्थ में अल्फा, बीटा, गामा किरणें बाहर की तरफ निकलती रहे तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कहते हैं? तो वो जो है आपके एक तरह से ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसा जो है पार्ट हो जाता है जिसमें से सारे के सारे पदार्थ जो है आपके पिघल करके बाहर की ओर निकलते रहेंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा क्षेत्र बताया जाता है कि ये पूरा क्षेत्र पिघली हुई अवस्था में मौजूद है। तो ये पूरा क्षेत्र पिघली हुई अवस्था में है, ये जगह जगह पर ये पूरा पिघला हुआ है। कुछ जगह पर यहां पर भी पिघला हुआ है, लेकिन मेनली जो पिघला हुआ है वो आपके इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र पिघली हुई अवस्था में है। ये कौन सा पार्ट है? लोअर क्रस्ट। और इसलिए ज्वालामुखी के सारे केंद्र जो होते हैं वो यहीं पर स्थित होते हैं ज्यादातर, चाहे वो ज्वालामुखी का केंद्र हो चाहे भूकंप का। तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि भूकंप और ज्वालामुखी के केंद्र कहां स्थित होते हैं तो वो लोअर क्रस्ट में होते हैं, 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर गहराई के बीच में। यहीं से ज्वालामुखी फट के बाहर निकलता है अधिकांशतः। ज्वालामुखी हर जगह से आता है, लेकिन यहां पे ज्यादा इसके केंद्र होते हैं। कुछ जगह पर ऊपरी मेंटल भी पिघला हुआ पाया गया, और ये किसकी वजह से पिघला है? टेम्परेचर ज्यादा कैसे हुआ है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उन्होंने जो है यहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है आपके पिघली हुई अवस्था में पाया जा रहा है।
तो इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये पिघली हुई अवस्था में क्यों है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। लेकिन अंदर की तरफ अगर हम आए तो कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, अब देखिए जैसे ऊपर से हम लोग आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा है, एल्युमिनियम है, इन सब का जो है टेम्परेचर ऊपर अगर आप देखें, गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट, तो 700 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम पिघल जाता है। 700 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। 1439 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है लोहा। लोहे को अगर आप 1439 डिग्री सेल्सियस पर रख लिए तो वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, पानी की तरह से तैरने लगेगा पूरा लोहा पिघल करके। तो 1439 डिग्री, लेकिन क्या 1439 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी लोहे का है, यहां भी लोहे का है, यहां भी लोहे का है? नहीं, अंदर की तरफ घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब प्रेशर बढ़ता है और डेंसिटी बढ़ती है तो गलनांक बिंदु बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहां पर पाए जाने वाला लोहा और केंद्र में पाए जाने वाले लोहे का गलनांक बिंदु अलग अलग है। यहां पे अगर 1439 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है तो हो सकता है यहां 2000 डिग्री सेल्सियस पे पिघले, हो सकता है यहां 5000 डिग्री सेल्सियस पे पिघले, हो सकता है यहां 6000 डिग्री सेल्सियस पे पिघले, गलनांक बिंदु बढ़ सकता है। वही स्थिति हुई है, यही कारण है अंदर की ओर आने पर टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन क्रोड ठोस अवस्था में है जो पूरी तरह से लोहे की बनी है। तो यहां पर टेम्परेचर अनुमान वैज्ञानिकों ने क्या लगाया? 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान, जबकि यहां पर पाए जाने वाला घनत्व कितना ज्यादा है? आप देख रहे हैं 10 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जिसकी वजह से इसका गलनांक बिंदु अगर मेल्टिंग पॉइंट इस घनत्व के आधार पर निकालेंगे तो वो कहीं ज्यादा 5000 डिग्री सेल्सियस से निकलेगा। तो गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इस लोहे का जो यहां पर मौजूद है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि जो है आपके 5000 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर गया, जबकि टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक है, इसीलिए आंतरिक भाग बहुत ज्यादा तापमान पे है लेकिन फिर भी जो है आपके ठोस अवस्था में मौजूद है, जबकि ऊपरी सतह पर कहीं कहीं पर माना जाता है कि पिघली हुई अवस्था पाई जा सकती है। तो एक तो ये क्षेत्र है जहां पिघली हुई अवस्था है और दूसरा क्षेत्र ये है जहां पिघली हुई अवस्था है। तो पिघली मोल्टेन जो है आपके पाया जाता है। और ये क्या है? ये प्लाज्मिक अवस्था है, ये लिक्विड स्टेट नहीं है, ये चौथी स्टेज है। सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा चौथी स्टेज क्या होती है? प्लाज्मिक स्टेज। प्लाज्मिक स्टेज क्या होती है? जब पूरी तरह से ठोस द्रव में नहीं बदलता बल्कि उस प्रोसेस में रहता है, जिसकी वजह से उस पदार्थ में कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ठोस की होती हैं और कुछ किसकी होती हैं? कुछ जो है आपके होती हैं द्रव की। तो प्लाज्मिक अवस्था, तो ये प्लाज्मिक अवस्था में मौजूद जो है आपके सारी चीजें। तो ये जो आपके इंफॉर्मेशन है अगर आप देखें तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम ये कहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? अब देखिए, जब सारी चीज पढ़ लिया अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। पहला, मोह असमर्थता किसको अलग करता है? मोह असमर्थता किसको डिवाइड करता है? तो क्रस्ट को मेंटल से, मेंटल को क्रोड से, क्रस्ट को क्रोड से। अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए तो आसान होगा इस क्वेश्चन का आंसर देना कि क्रस्ट और मेंटल अलग होते हैं मोह असमर्थता के द्वारा। तो मोह असमर्थता क्या है? एक ऐसा डिवीजन है जहां पर मेंटल और क्रोड जो का मेंटल और क्रस्ट का भाग अलग होता है। लेकिन यही क्वेश्चन जब सिविल सर्विसेज में पूछा गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑप्शन कर दिया गया। अब ऑप्शन क्या है? कुछ है नहीं, सिर्फ ऑप्शन क्या बनाया गया कि मोह असमर्थता किसको अलग करता है। और ऑप्शन क्या बनाया गया? ऊपरी भूपरपट्टी को ऊपरी मेंटल से, निचली भूपरपट्टी को निचली मेंटल से, ऊपरी भूपरपट्टी को निचली मेंटल से, निचली भूपरपट्टी को ऊपरी मेंटल से, अपर क्रस्ट को लोअर मेंटल से। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है अपर क्रस्ट को अपर मेंटल से। तीसरा ऑप्शन लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से। चौथा लोअर मेंटल को लोअर क्रस्ट को लोअर मेंटल से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मोह असमर्थता है ये 2 किस पार्ट को डिवाइड कर रही है? ये पार्ट है लोअर क्रस्ट और ये है अपर मेंटल। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ऑप्शन बना दिया जाए गुटेनबर्ग असमर्थता किसको अलग करती है? ऊपरी मेंटल को ऊपरी क्रोड से, निचली मेंटल को निचली क्रोड से, ऊपरी मेंटल को निचली क्रोड से, निचली मेंटल को ऊपरी क्रोड से। तो कौन से 2 भाग अलग हो रहे हैं? तो 2 भाग जो अलग हो रहे हैं लोअर मेंटल अपर कोर, लोअर मेंटल को अपर कोर से अलग कर रही है। तो गुटेनबर्ग असमर्थता इसको अलग करती है।
फिर अगर पूछा जाए ज्वालामुखी का अधिकांश केंद्र कहां होता है, तो लोअर क्रस्ट में होता है। फिर पूछा जाए पृथ्वी के जो है आपके किस सतह का या किस भाग का सबसे कम घनत्व होता है, ऑप्शन दे दिया जाए आपका क्रस्ट, मैंटल, क्रोड। तो सबसे कम घनत्व अगर कहता है डेंसिटी, वो किसकी होगी, क्रस्ट की, पपड़ी की। उसी तरह से अगर कहा जाए सर्वाधिक आयतन किस भाग का है, तो वो है किसका, ये जो आपका जो है मेंटल है। और सर्वाधिक जो है आपके एक तरह से द्रव्यमान किसका है, तो वो भी आपके मध्यवर्ती भाग का है, मेंटल का। आयतन और जो है आपके जो द्रव्यमान है, दोनों ही इसका ज्यादा है। लेकिन अगर हम कहेंगे घनत्व किसका ज्यादा है, जैसे सबसे कम घनत्व इसका है, सबसे कम घनत्व, सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा, ये आपके क्रोड का हो जाएगा। तो क्रोड का सबसे ज्यादा घनत्व है, तो मैक्सिमम डेंसिटी अगर कहा जाएगा तो क्रोड आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम कहा जाएगा, मेंटल आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम कहा जाएगा, आयतन कहा जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेंटल। ये नहीं पूछेगा, डेटा नहीं पूछेगा कितना कितना है, सिर्फ यही पूछता है मैक्सिमम मिनिमम क्या है। तो सबसे कम आयतन, घनत्व और जो है आपके एक तरह से द्रव्यमान, तीनों चीज सबसे कम ऊपरी भाग में मिलता है। तो सबसे कम आंकड़ा तो आसान है याद करना, वो क्या है, यहीं पर तीनों आंसर ये हो गया। चाहे सबसे कम घनत्व कहे तो भी आंसर यही होगा, सबसे कम आयतन कहे तो भी यही आंसर होगा, सबसे कम द्रव्यमान कहे तो भी यही आंसर होगा, क्रस्ट। अधिक वाला आंकड़े में क्या है, सबसे अधिक द्रव्यमान वो हो जाएगा मेंटल, सबसे अधिक आयतन वो हो जाएगा मेंटल, लेकिन सबसे अधिक घनत्व डेंसिटी अगर कहेगा तो फिर क्रोड की। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये है आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिस बेसिस पे हमने इन जो है आपके पार्ट को अलग किया। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो जाता है पृथ्वी का, जो कि हम लोग इस तरह से देखते हैं। अब देखिए और वैज्ञानिकों के क्या व्यू थे, या किस तरह से और वैज्ञानिकों ने किस तरह से जो है आपके चीजों को बताया, तो उसको हम लोग देखें कि नेक्स्ट वर्गीकरण क्या है।